Dear students, in the last lecture, we have started the different biasing circuits, and in that series, we have we have done the simple biasing circuit, and we have seen in the lecture. So, firstly, I will tell you. Okay, firstly, I will take a review that why these biasing circuits are required. We have done that biasing circuits is basically a necessity for a transistor to work in the active region. ठीक है, तो हमें ये सर्किट इसलिए अप्लाई करने पड़ते हैं कि हमारा जो जो ट्रांजिस्टर है वो हमेशा ही एक्टिव रीजन में काम करे, ना तो वो सेचुरेशन में शिफ्ट हो ना वो कट ऑफ में शिफ्ट हो। मतलब एक सुटेबल बाइसिंग हमारी बेस एमिटर जंक्शन पे भी और एक कलेक्टर एमिटर जंक्शन पे भी मेंटेन रहे, जो कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट है। तो इन दैट सीरीज हमें क्या करना है कि पहले हमने सिंपल बाइसिंग सर्किट देखा था, और सिंपल बाइसिंग सर्किट जैसा कि यहाँ पे आपको पता लग रहा है, हमने एक बैटरी बेस के लिए लगा दी थी, एक यहाँ के लिए लगा दी थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि इतनी छोटी बैटरी, क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बैटरी की वो हमारी, अगर जर्मेनियम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 0.3 वोल्ट, और अगर सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 0.7 वोल्ट। तो इतनी छोटी बैटरी की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं हो पाती, तो इसलिए हम इस सर्किट को जनरली यूज़ नहीं करते। फिर हमने फिक्स्ड बायस सर्किट की बात की थी। फिक्स्ड बायस सर्किट में हमने क्या किया था कि जो जो दो बैटरी थी, बेसिकली मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे आता हूँ, हमने एक ही बैटरी को यूज़ कर लिया था, और जो जो एक्स्ट्रा ड्रॉप था वो हमारा आरबी के थ्रू हो गया था, और आरबी के थ्रू जो ड्रॉप हो रहा था उसके कोरस्पोंडिंग फिर जो जो रिक्वायर्ड करंट था हमारा बेस में उतना ही करंट एंटर कर रहा था। उससे ज़्यादा करंट हमारा जो भी पोटेंशियल होगा वो हमारा आरबी के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर हमारी जो पहली प्रॉब्लम थी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो तो फिक्स हो रहा था, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हमारी नेसेसिटी क्या है कि बेस करंट है, बेस करंट आना चाहिए एक फिक्स वैल्यू, ताकि हम ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर सकें। उसके कोरस्पोंडिंग हम आईसी देखते हैं जो चेंज नहीं होना चाहिए, उसके कोरस्पोंडिंग हम वीसीई देखते हैं जो कि चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर जब ऑपरेटिंग पॉइंट वाली कंडीशन की थी उसमें हमने देखा था कि बेसिकली तीन हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं, एक आईबी, एक आईसी और एक वी सी ई, जो ये डिसाइड करते हैं कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे रहेगा। और हमारी रिक्वायरमेंट यही थी कि पहली बात तो वो फिक्स होने चाहिए, दूसरा टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग कोई वेरिएशन ना हो, और तीसरा बीटा के कोरस्पोंडिंग कोई वेरिएशन ना हो। तो ये तीन चीज़ें हमें देखनी है। तो इस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या था कि जो हमारी पहली कंडीशन थी कि ऑपरेटिंग पॉइंट हमने पुट भी कर लिया था, फिक्स भी कर लिया था, और वो हमारा चेंज भी नहीं हो रहा था, वो तो फुलफिल हो जाती है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कारण हमारे पास थर्मल रन अवे की सिचुएशन आ सकती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा चेक बैलेंस नहीं है जो कि हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, सिमिलरली देर इज नो चेक ऑन बीटा, कि बीटा की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग अगर कलेक्टर करंट चेंज होता है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। बीटा बेसिकली हमारा क्या है कि ट्रांजिस्टर का पैरामीटर है, कि अगर ट्रांजिस्टर सपोज किसी भी रीज़न से ख़राब हो गया तो उसकी जगह हम अगर दूसरा ट्रांजिस्टर यूज़ करें तो तो हमारे पास क्या ऐसा चेक है कि वो उस प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करे, या उसकी जो नए पैरामीटर्स आएंगे वो उसके इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसलिए हम फिक्स्ड बायस को यूज़ नहीं करते। इसकी उसको ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। इसका मतलब हम कलेक्टर से बेस को बायसिंग प्रोवाइड करेंगे, कलेक्टर से बेस को बायसिंग प्रोवाइड करेंगे। और इसमें हमने चेंज क्या किया कि पहले हमारा ये देखो यहाँ पे जो ये बेस था ये आरबी के थ्रू हमने डायरेक्ट वीसीसी से कनेक्ट कर रखा था। अब इसके अंदर हमारा चेंज क्या हुआ कि हमने यहाँ वीसीसी से इसको हटा के और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया। अब इसका फर्क क्या पड़ा कि जो ये आरसी है, जो ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ये हमारा बेस के अंदर भी है, ये देखो, और ये हमारा कलेक्टर के अंदर भी है। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा इन आउटपुट से इनपुट की तरफ करंट को कंट्रोल करेगा। तो
वो मैं थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे कि इस पार्ट को हम फीडबैक बोलते हैं, कि ये बेसिकली फीडबैक प्रोवाइड करेगा और फीडबैक के थ्रू ही हम उसको कंट्रोल करेंगे, जो टेम्परेचर के वेरिएशंस हैं, जो बीटा के वेरिएशंस हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या इसके अक्रॉस हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो फिक्स रहता है या नहीं रहता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमने सपोज इनपुट के लिए इक्वेशन लिखी, इनपुट के लिए इनके अंदर हम केवीएल लगाएंगे। इनपुट कौन सा है हमारा, वीसीसी से शुरू होके ये वाला पार्ट, इससे होता हुआ आरबी से होता हुआ, ये बेस से वीबीई से होता हुआ और ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसके अक्रॉस अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो केवीएल क्या होगा, वीसीसी। मैंने बताया था कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बैटरी के मूव कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ एक मिनट, हाँ, अगर हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, और अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो हमारे पास जो आई सी आर सी, जो आई और आर का कम्बिनेशन है वो हमारा नेगेटिव रहेगा। तो ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो अगर हम इस लूप के थ्रू इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन विल बी वी सी सी, देन करंट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो माइनस करंट इज आई सी प्लस आई बी आर सी, तो वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई बी इंटू आर सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई इक्वल्स टू 0। तो ये हमने इक्वेशन यहाँ लिखी, वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई बी आर सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं वी सी सी निकालता हूँ और इसको हम खोल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आई सी आर सी प्लस आई बी आर सी। अब मैं आई बी के टर्म्स को इकट्ठा कर लूँगा, तो आई बी के टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, क्या बन जाएगी, आर सी प्लस आर बी इंटू आई बी। ठीक है, तो वी सी सी कैन बी रिटर्न एज, अब इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ गया, इट इज आई सी आर सी प्लस आई बी इंटू आर सी प्लस आर बी प्लस वी बी ई, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं आई बी की वैल्यू निकालूं तो आई बी क्या आएगा, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी बी ई ओवर आर सी प्लस आर बी। ये वाला पार्ट हमारे पास आई बी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है, और आउटपुट सेक्शन से अगर हम देखें तो आउटपुट सेक्शन से मेरे पास क्या आता है, अभी मैं इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसके लिए आउटपुट सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आउटपुट क्या कि यहाँ पे हमारे पास देखो आई बी है, आई सी भी बीच में आ रहा है, तो हम इसको पहले एलिमिनेट करेंगे कि आई सी यहाँ से एलिमिनेट हो जाए और जो आई बी है वो हमारे पास फिक्स वैल्यू आ जाए, या तो हमारा वोल्टेज पे डिपेंड करे या हमारा रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड करे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि केवीएल को अप्लाई करते हैं आउटपुट सेक्शन में। आउटपुट सेक्शन मेरे पास क्या है कि हमारा करंट यहाँ से जो फ्लो करके इसके थ्रू और यहाँ से जो नीचे आएगा, तो इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, इट विल बी वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई बी आर सी माइनस वी सी ई इक्वल्स टू 0। तो वी सी सी माइनस आई सी प्लस आई बी आर सी माइनस वी सी ई इक्वल्स टू 0, और क्योंकि आई बी हमारा आई सी के कंपैरिजन में बहुत कम है तो ये हमारे पास आई सी आर सी बच जाएगा, तो हम कहेंगे आई सी आर सी माइनस वी सी ई। तो वी सी ई क्या बच गई, वी सी सी माइनस आई सी आर सी, क्योंकि आई बी को हमने नेगलेक्ट कर दिया तो मेरे पास टर्म्स ये दो ही बच जाएंगी। तो वी सी मेरे पास क्या आ जाएगा, वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। नाउ दिस वी सी सी माइनस आई सी आर सी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी हमारे पास आई बी के लिए वी सी सी माइनस आर सी है, आर सी आई सी है, और यहाँ पे भी हमारे पास वी सी सी माइनस आर सी आई सी है। इसको जब हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, आई बी इक्वल्स टू वी सी ई माइनस वी बी ई ओवर आर सी प्लस आर सी प्लस आर बी। तो वी सी ई माइनस वी बी ई ओवर आर सी प्लस आर बी हमें आई बी की वैल्यू देगा। आई बी आ गया, आई बी आ गया, तो इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर दिया कि लोड लाइन के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, जब हमने ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर दिया अब हम इसका स्टेबलाइजेशन देखेंगे कि इसका स्टेबलाइजेशन टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग है या नहीं है। पहले टेम्परेचर के लिए देखेंगे, फिर हम बीटा के लिए मूव करेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लीकेज करंट बढ़ेगा। ठीक है, और लीकेज करंट बढ़ेगा तो हमारा जो कलेक्टर करंट है वो भी इंक्रीज होगा।
तो आईसी हमारा किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा बीटा आई बी प्लस आईसीओ। तो अगर आईसीओ बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा। अभी हम बीटा की वाला फिर भी छोड़ देते हैं, हालांकि इस पर भी डिपेंड करेगा, बीटा भी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट स्टिल अभी इसको हम छोड़ देते हैं। तो आई सी इजल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आई सी बी ओ इंक्रीज करेगा, आई सी बी ओ इंक्रीज करेगा तो ये आई सी ओ इंक्रीज करेगा, आई सी ओ इंक्रीज करेगा तो आई सी इंक्रीज करेगा, आई सी इंक्रीज करेगा। और अगर IC इंक्रीज करेगा तो हम पिछली इक्वेशन में देखते हैं कि अगर IC इंक्रीज करेगा तो VCE डिक्रीज करेगा। तुम ये देखो, अगर यहाँ से IC इंक्रीज करेगा, ये फैक्टर अगर बढ़ेगा, ये VCC फिक्स है, तो VCE डिक्रीज करेगा। और अगर VCE डिक्रीज करेगा तो IB डिक्रीज करेगा, तो IB डिक्रीज करेगा। और अगर IB डिक्रीज करेगा तो हमारे पास जो IC है वो ऑटोमेटिकली हमारा डिक्रीज करेगा। तो अगर देखो, मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ, अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रिवर्स लीकेज करंट हमारा ICBO इंक्रीज करेगा, कलेक्टर टू बेस के जंक्शन पे जो है हमारा रिवर्स सेचुरेशन करंट वो इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज करेगा तो हमारा कलेक्टर टू एमिटर वाला इंक्रीज करेगा, और इसका इंक्रीज ऑब्वियसली ज़्यादा है हमारे पास। जब ICO इंक्रीज करेगा तो इस रिलेशन के थ्रू हमारे पास क्या होगा, IC इंक्रीज करेगा। IC इंक्रीज करेगा तो इस रिलेशन से अगर IC इंक्रीज किया तो VCE डिक्रीज करेगा, और अगर VCE डिक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली हमने जो पीछे इक्वेशन की थी ये वाली, अगर VCE डिक्रीज करेगा तो IB भी डिक्रीज करेगा। और अगर IB डिक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली जब IB डिक्रीज करेगा तो IC हमारा डिक्रीज करेगा, तो IB डिक्रीज करने से IC डिक्रीज करेगा। इसका मतलब टेम्परेचर का आगे बढ़ने से अगर एक इफेक्ट हमारा IC को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा इफेक्ट हमारा IC को डिक्रीज कर रहा है। अल्टीमेटली हमारा जो IC है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो IC हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा। जब कलेक्टर करंट हमारा स्टेबलाइज हो गया उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ट्रांजिस्टर की वर्किंग है वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो मेन रोल कलेक्टर करंट में ही प्ले करता है। अगर हमारा कलेक्टर करंट हम किसी भी वे से स्टेबलाइज कर पाए तो उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारा नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कोरोस्पोंडिंग अब हमने IC को मेंटेन कर दिया। इसका मतलब IC अब टेम्परेचर के इफेक्ट से चेंज नहीं करेगा, और अगर IC चेंज नहीं करेगा तो इसका मतलब हमारा जो बाइसिंग सर्किट है, हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, दैट इज स्टेबलाइज्ड फॉर टेम्परेचर। क्लियर। अब हम देखते हैं दैट रजिस्टर B, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो RB है हमारा, दैट कनेक्ट्स द कलेक्टर विद द बेस। कलेक्टर्स को बेस से कनेक्ट करता है। जो ये RB है वो हमारा कलेक्टर को बेस से कनेक्ट करता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट ए फीडबैक एग्जिस्ट इन द सर्किट। जब भी हमारा आउटपुट से इनपुट की तरफ कुछ आता है, चाहे वोल्टेज की टर्म में या करंट की टर्म में, तो हम उसको फीडबैक बोलते हैं। ये आगे के सर्किट्स में हम आगे के यूनिट्स में पूरे डिटेल में आएगा। तो दिस बेस करंट इज डिपेंडेंट ऑन कलेक्टर वोल्टेज एंड दिस डिपेंडेंस इज सच एज टू नलीफाई द चेंज इन बेस करंट। और यही इफेक्ट जो था वो हमने RB का जो इफेक्ट था, जो आउटपुट से इनपुट पे आ रहा था, कि अगर वो बढ़ रहा था तो उसको घटा रहा था, ठीक है। इसी के कारण से हमारा जो IC है वो स्टेबलाइज हुआ है, उसी के कोरस्पोंडिंग हमारा IC स्टेबलाइज हुआ है, अदरवाइज IC स्टेबलाइज नहीं होगा। तो क्योंकि आउटपुट का वोल्टेज इनपुट में आ रहा है तो इसीलिए हम इसको वोल्टेज फीडबैक बायस सर्किट भी बोलते हैं, कि हमारी आउटपुट की वोल्टेज इट इज वी आर फीडिंग बैक टू इनपुट, तो दैट्स व्हाई ए फीडबैक एग्जिस्ट एंड दिस फीडबैक इज ए वोल्टेज फीडबैक, voltage feedback. That's why this biasing circuit is named as voltage feedback bias circuit. voltage feedback bias circuit हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बीटा का के कोरस्पोंडिंग कि बीटा का क्या इफेक्ट है। तो अगर हमें इसका जो ट्रांजिस्टर है वो किसी दूसरे बीटा के साथ चेंज करना पड़ जाए तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा वो हम देखते हैं कि मान लो इक्वेशन 1 के अंदर हम IC की जगह बीटा IB पुट कर दें, क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमारी इसमें ICO इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जनरली जब हम एक मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो IC इज बीटा IB एंड वी नेग्लेक्ट द दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट बिकॉज द वैल्यू इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस फॉरवर्ड करंट्स, ठीक है। तो हम
देखेंगे इसके अंदर कि अगर मैं इसके अंदर आईसी को बीटा आईबी से रिप्लेस कर दूं, आईसी जो इक्वेशन हमारी 1 है, अगर मैं आईसी को बीटा आईबी से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, वीसीसी इक्वल्स टू आरसी बीटा आईबी प्लस आईबी आरसी प्लस आरबी प्लस वीबी, वही इक्वेशन एज इट इज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, आईबी की टर्म्स को इकट्ठा कर लूंगा क्योंकि आईबी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो वीसीसी इज इक्वल टू वीबीई प्लस इधर से आ जाएगा मेरे पास आरबी, ठीक है, और इधर से आ जाएगा क्योंकि आर सी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू आर सी, और ये आई बी के बराबर। अब ये आई बी जो होगा, आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी प्लस बीटा प्लस 1 आर सी। अब बिकॉज बीटा की जो वैल्यू है 1 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो वी कैन नेग्लेक्ट दैट, तो मेरे पास ये बच जाएगा आर बी प्लस बीटा आर सी डिनोमिनेटर में, एंड बिकॉज base to emitter voltage forward biasing 0.7 or 0.3 volt, it is much less than in comparison of this VCC, तो this VBE it can also be neglected। तो मेरे पास IB मैक्रो लेवल पे, हम अभी माइक्रो लेवल पे नहीं जा रहे, मैक्रो लेवल पे जो IB है इट इज VCC ओवर RB प्लस बीटा RC, ठीक है। एंड वी नो कि जो कलेक्टर करंट है दैट इज बीटा इंटू आई बी, तो जब हम इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ जब बीटा आ जाएगा तो इट विल बी बीटा वी सी सी ओवर आर बी प्लस बीटा आर सी। नाउ बीटा देयर एग्जिस्ट इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, तो दोनों जगह है, तो जब बीटा बढ़ेगा तो उसके कोरस्पोंड बीटा मान लो कोई भी चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो जिस तरह से चेंज हमारे पास न्यूमरेटर में होगा उसी का कोरस्पोंडिंग चेंज हमारे पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो इसीलिए जो बीटा का इफेक्ट है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल जीरो होगा, बट जो बीटा का इफेक्ट है दैट विल बी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसको आईसी को नहीं करेगा। इसलिए बीटा के कोरस्पोंडिंग में हम कह सकते हैं कि दिस सर्किट इट प्रोवाइड्स स्टेबलाइजेशन, इट प्रोवाइड्स स्टेबलाइजेशन। अब अगर हम VCE देखें, क्योंकि वो भी तो फैक्टर देखना है, VCE हमारे पास इनपुट सेक्शन की इक्वेशन से आ रहा था कि VCE इज इक्वल टू VCC माइनस RC IC प्लस IB, बिकॉज IB is much smaller than IC because it is only 5%, it is 95%, so this IB can be neglected and this VCE it becomes VCC minus IC RC। अब VCC कांस्टेंट है, IC कांस्टेंट है, RC कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो VCE है ये भी कांस्टेंट रहेगी। तो अब IB कांस्टेंट हुआ इसलिए ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स हुआ। हमने देखा कि टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग जो हमारा IC है वो स्टेबलाइज हो गया। हमने इस स्लाइड के अंदर देखा कि जो बीटा के कोरस्पोंडिंग है उसमें भी जो IC है वो मैक्रो लेवल पे स्टेबलाइज हो गया। और VCE है दैट आल्सो कांस्टेंट, इट मींस हमारे पास IB फिक्स है, IC फिक्स है और VCE फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो फिक्स रहता है, ऑपरेटिंग पॉइंट है वो फिक्स रहता है। लेकिन इसकी एक अलग प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग पॉइंट तो हम फिक्स कर दिया, लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करने के चक्कर में हमारा वोल्टेज गेन के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है ना। हमने इसको तो फिक्स कर दिया, लेकिन इसको फिक्स करने के साथ ही जो हमारा गेन था उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हुआ कि जो सर्किट में आरबी था दैट वाज प्रोवाइडिंग ए नेसेसरी वोल्टेज फीडबैक, दैट वाज प्रोवाइडिंग ए नेसेसरी वोल्टेज फीडबैक, और जो डीसी फीडबैक थी, जो डीसी पार्ट था उस फीडबैक का, वो तो ठीक है हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ एसी का भी फीडबैक है, और एसी फीडबैक क्या करेगा, वो हमारे गेन को रिड्यूस कर देगा। वो आउटपुट का कुछ पार्ट जब फीडबैक होगा इनपुट के अंदर, तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे नेगेटिव फीडबैक होगा, और नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा। जब रिड्यूस कर देगा तो गेन विल बी रिड्यूस्ड, गेन विल बी रिड्यूस्ड, एंड व्हेन गेन विल बी रिड्यूस्ड तो जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एम्पलीफाई करने का वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो हम इसको एम्पलीफायर अगर हमें यूज़ करना है सर्किट को, तो हम इसको जनरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये सर्किट को एम्पलीफाई उस लेवल तक नहीं कर पाएगा जो हमारे रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई इसने ऑपरेटिंग पॉइंट को तो स्टेबलाइज कर दिया, हमारी एक प्रॉब्लम तो सोल्व कर दी, उसने फिक्स भी किया, उसने टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग भी फिक्स किया, उसने बीटा के कोरस्पोंडिंग भी फिक्स किया, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आई वो मेन प्रॉब्लम आई हमारी
एम्पलीफिकेशन के कोरस्पॉन्डिंग, और जो ये सर्किट है ये हमें नेसेसरी एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इसलिए व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, वी जनरली नॉट यूज दिस कलेक्टर टू बेस बाइसिंग। कलेक्टर टू बेस बाइसिंग को हम जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए फिर ऑप्शन क्या है जो अगला आता है। तो जो हमारी ये प्रॉब्लम आई थी इस इसके अंदर, वो उसको रिमूव करने के लिए हम ये एमिटर फीडबैक बायस सर्किट का यूज़ कर सकते हैं। और एमिटर फीडबैक बायस सर्किट में हम क्या करते हैं कि जो हमने पिछले जो बेस टू कलेक्टर टू बेस बायस था उसके अंदर इसको हमने जो यहाँ जोड़ दिया था, इसको हम दोबारा उठ के फिक्स्ड बायस पे ले जाएंगे। और बस चेंज क्या किया कि अब हमने एमिटर में एक रेजिस्टेंस दे दिया। ठीक है ना, फिक्स्ड बायस सर्किट जो हमारा था वो एज इट इज रखा, और उसके अंदर एमिटर के अंदर हमने एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा दिया, जो इसीलिए द नेम इज एमिटर फीडबैक बायस सर्किट। फीडबैक कैसे होगा वो हम बताएंगे। तो अगर हम इनपुट के अंदर केवीएल अप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, वीसीसी माइनस आई बी आर बी माइनस वीबीई माइनस आई ई आर ई इक्वल्स टू जीरो, माइनस आई ई आर ई इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अगर मैं आई बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इट विल बी वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई ई आर ई ओवर दिस आर बी, बिकॉज वी बी ई वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वी सी सी, क्योंकि वी बी ई की जो वैल्यू है दैट इज मैंने बताया था 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इट आई बी इट नियरली बिकम्स वी सी सी माइनस आई ई आर ई ओवर आर बी। अब पहले हम देखेंगे कि क्या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा तो जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो इंक्रीज करेगा, वो हमारा ICEO को बढ़ाएगा। ICEO बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा था IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO, तो IC बढ़ेगा। IC बढ़ेगा तो IE भी बढ़ेगा, और IE बढ़ेगा तो ये IERE का फैक्टर बढ़ेगा। और जब ये फैक्टर बढ़ेगा तो हमारा ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो टोटल में डिक्रीज हो जाएगा। जब ये टोटल में डिक्रीज होगा तो हमारा जो IB है वो डिक्रीज करेगा, और IB अगर डिक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली IC इज इक्वल टू बीटा IB, अल्टीमेटली हमारा जो IC है IC डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमारे टेम्परेचर के, मैं दोबारा बता देता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिवर्स सेचुरेशन करंट इंक्रीज हुआ, रिवर्स सेचुरेशन करंट इंक्रीज करने से कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ, कलेक्टर करंट इंक्रीज करने के इफेक्ट में हमारा एमिटर करंट इंक्रीज हुआ, एमिटर करंट इंक्रीज होने से हमारा IERE का फैक्टर इंक्रीज हुआ, IERE इंक्रीज होने से न्यूमरेटर डिक्रीज हुआ, और न्यूमरेटर के डिक्रीज होने से अल्टीमेटली जो बेस करंट है वो हमारा डिक्रीज हुआ, और बेस करंट का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो हमारा कलेक्टर करंट पे जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो हमारा एमिटर रेजिस्टेंस के इंक्लूड करने से जो टेम्परेचर के साथ जो जो स्टेबलाइजेशन आ रहा था वो हमारा मेंटेन रहता है, वो मेंटेन रहता है। तो मान लो अब बीटा का इफेक्ट के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो IC है IC इज इक्वल टू बीटा IB। ठीक है, पहले हम मान लो सर्किट से इसको डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनपुट के लूप की जो इक्वेशन थी जो हमने ये पीछे लिखी थी ये वाली, इसको हम दोबारा वी सी सी इक्वल टू IBRB प्लस VPE प्लस IERE। हमें पता है कि जो IE है दैट इज बीटा वन प्लस वन IB, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसके अंदर क्या है, बीटा को इंक्लूड करना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर। तो जब हम इस इक्वेशन को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE प्लस IE की जगह रख दिया बीटा प्लस वन IB इंटू RE। तो IB की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, ये बीटा प्लस वन का फैक्टर आ जाएगा। एज VBE is much greater less than VCC, it can be neglected. Beta is much greater than 1, it can be neglected। तो मेरे पास ये बन जाएगा VCC over RB प्लस बीटा RE। ठीक है, एंड कलेक्टर करंट का क्या होता है, IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो जब IB वाले फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा हमारे पास ऊपर भी आ जाएगा। तो बीटा VCC प्लस RB ओवर बीटा RE। तो इसलिए जो बीटा का फैक्टर है वो न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो बीटा है वो हमारा ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा इसके ऊपर,
क्योंकि जिस तरह जैसे जैसे बीटा चेंज होगा तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी चेंज होगा, तो जो इफेक्ट है दैट विल बी रिड्यूस्ड। तो वी कैन राइट दिस VCC ओवर RB बाई बीटा प्लस RE। इसकी क्या जरूरत है ये हम आगे बताएंगे। अभी VCE को करने के लिए हम आउटपुट सेक्शन में मान लो देखते हैं, आउटपुट सेक्शन में KVL लगाएंगे तो क्या आएगा, VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE दिस इक्वल टू 0। और यहाँ से हम VCE को निकालें तो इट इज़ VCC माइनस VCC को निकालेंगे तो VCC माइनस ICRC माइनस IERE, बिकॉज IE और IC दे आर नियरली इक्वल। हमें पता है इट इज़ 95%, तो 0.95 IE होता है, तो दिस आर नियरली इक्वल। तो मैं दिस IE इट कैन आल्सो बी रिटन एज नियरली IC। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, RC प्लस RE इंटू IC, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो IC का यूज़ करके और VCE का यूज़ करके हम जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको निकाल सकते हैं। अब हमने IC भी देख लिया कि इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा मेजर लेवल पे वो फिक्स है। हमने पिछले के अंदर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग भी देख लिया था कि ये मोटे मोटे लेवल पे ये भी फिक्स है। और IB भी हमने देख लिया, वो भी हमारा वेरिएशन के कोरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमारे तीनों पॉइंट कवर हो गए कि वो फिक्स भी है, वो टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ भी वो स्टेबलाइज रहता है, और वो बीटा के कोरस्पॉन्डिंग भी स्टेबलाइज रहता है। ठीक है, ये तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा। ठीक है ना, बीटा बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा तो IE बढ़ेगा क्योंकि कलेक्टर के साथ एमिटर बढ़ेगा, IE बढ़ेगा तो IERE बढ़ेगा, और IERE बढ़ेगा तो IB हमारा डिक्रीज करेगा। ये हमने पिछले में भी देखा था, और हमने यहाँ पे भी इसको देखा कि जैसे जैसे हमारा IE बढ़ता है तो वैसे वैसे जैसे जैसे IERE बढ़ेगा तो IB हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी, जैसे ये बढ़ेगा तो IB हमारा डिक्रीज करेगा, और IB डिक्रीज करेगा तो IC है हमारा, IC डिक्रीज करेगा। अल्टीमेटली जो कलेक्टर करंट है दैट इज आल्सो स्टेबलाइज्ड विद द चेंज ऑफ दिस बीटा। अदरवाइज हम डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों केस में हमारा स्टेबलाइज रहेगा। अब इसको फीडबैक बाइसिंग क्यों कहते हैं, तो फिर वही बात आएगी कि जो रजिस्टर RE है वो हमारा आउटपुट साइड में भी है और इनपुट साइड में भी है। हमने सर्किट के अंदर देखा था ना कि जो इनपुट साइड है हमारा RE इसमें भी आ रहा है, जो आउटपुट साइड है यहाँ से होते हुए RE हमारा इसमें भी आ रहा है। तो जब दोनों में है इसका मतलब इट इज़ प्रोवाइडिंग ए नेसेसरी फीडबैक, एंड दिस फीडबैक वोल्टेज दैट इज प्रोपोर्शनल टू एमिटर करंट। एमिटर में से जितना करंट होगा उतनी ही वोल्टेज हमारे पास अल्टीमेटली फीडबैक होगी IERE के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो जो फीडबैक है दिस इज ए करंट फीडबैक, और दैट्स व्हाई वी से इट एज ए करंट फीडबैक बाइसिंग सर्किट। पिछले वाले को हम कह रहे थे वोल्टेज फीडबैक बाइसिंग सर्किट, इसको हम कह रहे हैं करंट फीडबैक बाइसिंग सर्किट। जब हम वही चीज़ है इसके अंदर कि जो DC फीडबैक है वो स्टेबलाइजेशन में काम करता है, बट जो AC फीडबैक है वो हमारा वोल्टेज गेन को रिड्यूस करता है, जो कि हमारा अनडिजायरेबल है। तो इसीलिए जो ये एक इसका ड्रॉबैक है। हालांकि ये ड्रॉबैक हम रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस सर्किट के अंदर यहाँ सॉरी एक मिनट, दूसरा सर्किट आ गया, हाँ ये इस सर्किट में के अंदर हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देंगे। अगर हम इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दें तो क्या होंगे, जो AC कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसके थ्रू बाईपास हो जाएंगे, और RE के अक्रॉस हमारा कोई भी वोल्टेज AC के कोरस्पॉन्डिंग ड्रॉप नहीं करेगी। और जब AC के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि अगर हमने कैपेसिटर लगा दिया, हमें पता है जो कैपेसिटर है दैट प्रोवाइड्स ए जीरो रेजिस्टिव पाथ फॉर द AC हम के लिए हमारा जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज जीरो। तो जैसे जैसे हमारी AC का अगर जो DC आएगी, DC तो यहाँ ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि उसको कैपेसिटर ब्लॉक करेगा, वहाँ से तो जाएगी नहीं, वो इसके क्रॉस ड्रॉप होगी, तो हमें DC बाइसिंग तो मिल गई। लेकिन अगर हमने इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा रखा है तो हमारा जो AC कंपोनेंट है वो उस कैपेसिटर से पास कर जाएगा, और इसके अक्रॉस कोई भी हमारा AC ड्रॉप नहीं होगा। तो इसलिए जो AC फीडबैक की प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारी रिमूव हो सकती है, तो जिससे कि जो एम्पलीफिकेशन है दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है,
लेकिन अब हम इसको यूज जनरली नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका मोटा मोटा ये तो ले लिया कि बीटा है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बट बिल्कुल इंडिपेंडेंट कब होगा? जब ये वाला जो फैक्टर है इट बिकम्स जीरो। हमारा जो जो आईसी है दैट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा व्हेन दिस आरबी बाय बीटा इज जीरो। इस आरबी बाय बीटा का जो इफेक्ट है वो जीरो कब होगा? या तो आर ई की वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, या आर बी की वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत कम हो, या तो मैं आर बी बहुत छोटा ले लूं या आर ई बहुत बड़ा ले लूं। अब इन दोनों सिचुएशन में अगर हम देखें, या तो मैंने आर बी बहुत छोटा ले लिया या आर ई बहुत बड़ा ले लिया। अगर मैंने आर ई बहुत बड़ा ले लिया, इसके अक्रॉस हमारे पास ड्रॉप ज़्यादा होगा, ड्रॉप ज़्यादा होगा तो हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग लेकिन आने के लिए हमें बैटरी बड़ी लगानी पड़ेगी, बैटरी बड़ी लगानी पड़ेगी। तो इसको सेम पोटेंशियल पे रखने के लिए, इससे क्योंकि ज़्यादा पोटेंशियल पे रखने के लिए हमें बैटरी को बड़ी की जरूरत है अगर हम आर ई को बढ़ाते हैं। और अगर हम आर बी को घटाते हैं तो इसके अक्रॉस हमारा क्या होगा? ड्रॉप कम हो जाएगा। जब ड्रॉप इसके अक्रॉस कम हो जाएगा तो इसका मतलब जो वीसीसी है यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होगी, यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई हो जाएगी। तो जो हमें 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट देनी है वो प्रॉब्लम हमारी, वो जो चीज़ है वो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और ये हमारा सेचुरेशन में चला जाएगा उस केस में। तो दोनों ही जो फिजिबिलिटी है आर ई को बढ़ा लेना या आर बी को छोटा लेना, दोनों ही जो पॉसिबिलिटी हैं वो हमारी प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो दैट्स वाई कभी भी ये जो सर्किट है इट नेवर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। ठीक है, मैंने इसको लिख भी रखा है कि आइदर वेरी हाई वैल्यू ऑफ आर ई और वेरी लो वैल्यू ऑफ आर बी। हाई वैल्यू ऑफ आर ई विल cause लार्ज डीसी ड्रॉप अक्रॉस इट टू obtain a particular operating point under this condition। तो हमें मान लो बेस करंट के लिए ज़रूरत है तो उसके लिए हमें हाई डीसी सोर्स वीसीसी बहुत बड़ी लगानी पड़ेगी। अगर हम आरबी को छोटा करते हैं तो हमें अलग से एक छोटी बैटरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वीसी के सीसी के अक्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज आएगी वो ज़्यादा आएगी। वो तो दीज बोथ अल्टरनेटिव्स आर क्वाइट इम्प्रैक्टिकल, दैट्स वाई हमें कोई और बेटर सिचुएशन देखनी पड़ेगी। और दिस फीडबैक सर्किट इज सेल्डम यूज्ड, हम इसको जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने किया कि एक हमने किया वोल्टेज फीडबैक बाय सर्किट जिसको हमने कलेक्टर बेस बाय सर्किट बोला था, और एक हमने किया एमिटर फीडबैक बाय सर्किट या करंट फीडबैक बाय सर्किट। जो हमने ये वाला किया, पहले वाले की प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर जो जो गेन है वो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इसके अंदर हम गेन के कॉम्प्रोमाइज़ को तो थोड़ा सा नलीफाई कर सकते हैं अगर हम कैपेसिटर को आर ई के पैरेलल लगाते हैं, लेकिन इसके केस में भी यही है कि अगर हमें बीटा के कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बनाना है तो हमें एक या तो वीसीसी बढ़ानी पड़ेगी या हमें बेस के लिए अलग से बैटरी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए इस सर्किट को भी यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसको भी जनरली यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कोई बेटर सॉल्यूशन के साथ अगला जो सर्किट है वो हम करेंगे। एंड होपफुली जो अगला सर्किट है वो हमारा इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा, और वो सर्किट वो है जो हम जनरली बाइसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं छोड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट उसके अंदर करेंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे।